दिल्ली में नए साल पर मौसम ऊटपटांगा जारी है। जी हां, एक बार फिर से ठंड प्रचंड है। शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। आपको सुबह सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सफदरजंग में 4.4 डिग्री। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो जबरदस्त ठंड, साथ ही साथ शीतलहरी, कह लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल अटैक इस वक्त लोगों को देखने और झेलने को मिल रहा है। और सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता दिल्ली के आईटीओ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं, एक तो सबसे पहले तस्वीरें दिखाई कि क्या इस वक्त भी वहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है, और ठंड बताएं कितनी ठंड है बाहर? देखिए श्वेता जी, जिस तरीके की अगर कहा जाए राजधानी दिल्ली में ट्रिपल अटैक अगर कहा जाए तो मौसम का साफ तौर पर नजर आ रहा है। आईटीओ का ये नजारा है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो 200 से 250 मीटर थी, अब वो लगातार विजिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। तमाम जो बिल्डिंग्स है, चाहे वो विकास मीनार की बिल्डिंग हो या फिर दिल्ली सेक्रेटरीट, तमाम इन बिल्डिंग्स पर अगर कहा जाए तो कोहरे की चादर जो है वो लिपटी हुई है। सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है अलग अलग एरिया में अगर बात करें सफदरजंग के अंदर तो 4.4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो सुबह के वक्त दर्ज किया गया है। वहीं पाला में 6 डिग्री, वहीं आईटीओ और अक्षरधाम के पास 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। और पूरा उत्तर भारत शीतलहर की साथ साथ घने कोहरे और उसके साथ साथ तापमान में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रिपल अटैक इस वक्त दिल्ली और उत्तर भारत के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा और उसके बाद ही जाकर के दिल्ली वासियों को राहत जो है वो मिल पाएगी। लेकिन लगातार विजिबिलिटी जो सुबह के वक्त थी वो अब दिन चढ़ते चढ़ते लगातार कम होती हुई नजर आ रही है इस वक्त तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और ठंड और कोहरे के बीच किसान आंदोलन आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया है। कल किसानों ने दिल्ली बॉर्डर और पंजाब के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। उधर 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड की तैयारियां भी कर रखी हैं। इस सबके बीच आज किसान नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें वो तय करेंगे कि शुक्रवार को तय सरकार के साथ बैठक में वो जाएंगे या नहीं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किसान जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि उनको अब कहीं नहीं जाना है, सीधे सरकार से बात करनी है। तीनों कृषि कानून वापस जब तक नहीं होता है वो यहां से नहीं हटेंगे। और कल लोहड़ी के दौरान कृषि कानूनों की प्रतियां भी इन लोगों ने अलग अलग जगह पर जलाई। किसान आंदोलन को लेकर अभिनेता धर्मेंद्र के परिवार में राय बटी हुई है। धर्मेंद्र खुद भी पूर्व सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी हेमा मालिनी बीजेपी से सांसद हैं। धर्मेंद्र किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि हेमा कह रही हैं कि किसानों को बरगलाया गया है। वहीं सनी देओल कह रहे हैं कि ये मुद्दा बातचीत से ही हल होना चाहिए। क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है, और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस बिल में क्या तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, वो भी देखकर बड़ा खराब लगा। पूरा टावर तोड़ दिया, ये कर दिया, एंड इट्स नॉट नाइस। क्योंकि जो भी हमारी सरकार हमेशा बोल रही है कि आप आइए, आपको क्या चाहिए बताओ, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को लेकर एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने यूपी से लेकर गुजरात तक दोनों पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी के मिले जुले रिश्ते का सच एक बार फिर से सामने आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। चुनाव हो न हो, असदुद्दीन ओवैसी खबरों में जरूर रहते हैं। फिलहाल ना तो यूपी में चुनाव है और ना ही गुजरात में, लेकिन इन दोनों राज्यों में ओवैसी का जिक्र जरूर हो रहा है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी चंद रोज पहले पूर्वी यूपी के दौरे पर थे। सियासी नेताओं से मुलाकात हुई। शायद टटोलने की कोशिश थी कि यूपी में चुनावी समीकरण में गणित इनके पक्ष में बैठेगा कि नहीं।
हालांकि अभी ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का खुला ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना को लेकर ही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की बाँछें खिल गई हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो सुनिए सांसद महोदय से ही जवाब। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज उन्नाव से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन कन्नौज में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। एक ऐसा बयान जो ओवैसी को पता नहीं कितना चुभेगा, लेकिन दूसरे विपक्षी दलों को अपनी भड़ास निकालने का भरपूर मौका मिल गया है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं, और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया, जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा दखल है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी का भी दौरा कर सकते हैं। पश्चिम यूपी एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। अब बीजेपी के विपक्षी दलों को यही डर सता रहा है कि कहीं ओवैसी मुस्लिम वोटों में बंटवारा न कर दे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सिर्फ यूपी में विपक्षी दल ही नहीं बल्कि गुजरात में कांग्रेस भी परेशान है। वजह ओवैसी की पार्टी का गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में लड़ने का फैसला। रही सही कसर साक्षी महाराज के बयान ने पूरी कर दी है। गुजरात के बड़े कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का ट्वीट जरा गौर से पढ़िए और समझिए। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी जी की मिली जुली कुश्ती का सच बाहर आ गया। बीजेपी सांसद महाराज कह रहे हैं कि खुदा ओवैसी जी को ताकत दे, उन्होंने यूपी बिहार में बीजेपी का सहयोग किया था, अब बंगाल में भी करेंगे, हैदराबाद में दोस्ती निभाई और गुजरात में भी आ गए। विपक्षी दल शुरू से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का तमगा देते आए हैं। अब साक्षी महाराज के ताजा बयान से उन्हें एक बार और दोनों को घेरने का मौका मिल गया है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में वैक्सीन को पहुंचाने का काम जोरों पर है। 16 जनवरी को पीएम मोदी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कहीं कोवैक्सीन पर राजनीति हो रही है तो कहीं वैक्सीन की कीमत को लेकर। दवा आ गई है, लिहाजा महामारी की विदाई अब तय है। 2 कंपनियों के वैक्सीन को देश भर के शहरों में पहुंचाया जा रहा है। बस 2 दिन का इंतजार और फिर टीकाकरण के हथियार के वार से उस वायरस को चीन लौटना पड़ सकता है, जिसने वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस बीच वैक्सीन को भी सियासी सवाल झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, सरकार में कोवैक्सीन के सारे पैरोकारों को सबसे पहले इस वैक्सीन से खुद को सुरक्षित करके उदाहरण पेश करना चाहिए। दरअसल भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अब जब इस वैक्सीन को पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है तो कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। मनीष तिवारी ने लिखा, जब तक कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं होता तब तक सरकार को इसे देश भर में नहीं पहुंचाना चाहिए था। सरकार को लोगों का विश्वास बढ़ाने वाला काम करना चाहिए। फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन का रोल आउट ठीक नहीं है। भारत के लोग बलि का बकरा नहीं है। कांग्रेसियों को क्या हो गया है, ये साइंटिस्ट के भी से ज्यादा इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये कहां से ज्ञान लेकर आए, इतना ज्ञान कांग्रेसी बांट क्यों रहे? क्या देश के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे ज्यादा दिमाग कांग्रेसियों के पास हो गया है? ये वैक्सीन पर इतना सवाल उठा रहे हैं। ये हर चीज जिस पर देश को गर्व होगा उसको कांग्रेस उस पर सवाल जरूर उठाती है। कोवैक्सीन पर सवाल और कांग्रेस के हमले के बीच आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन को सियासी शेशी में कैद कर लिया है। दिल्ली के सीएम ने ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार फ्री में टीका नहीं लगवाती तो दिल्ली सरकार फ्री में टीका लगवाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएं, तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए।
तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर जरूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। उधर बंगाल पहुंच रही कोरोना की वैक्सीन सियासत जमात में फंस गई। वर्धमान में कृषि कानूनों के खिलाफ सूबे के मंत्री और जमीयत उलेमा के प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने रैली बुलाई थी। रैली में आए मंत्री के समर्थकों ने हाईवे पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वैक्सीन लदे ट्रक का रूट बदलना पड़ा। हालांकि मंत्री को जब पता चला कि वैक्सीन का ट्रक फंसा है तो उन्होंने खुद समर्थकों को हटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और वैक्सीन वाले ट्रक को बांकुरा जाने के लिए करीब 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अब बीजेपी कह रही है कि मंत्री ने जानबूझकर वैक्सीन के ट्रक का रास्ता रोका। इतने बड़े महामारी जहां लाखों लोग की मृत्यु हुई, पूरे विश्वव्यापी महामारी, उसमें अब जाके टीका आया है, और जिस गति से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टीका हर राज्य में मुहैया करवाया, जो कि कलकत्ता तक पहुंच गया और रातों रात जिला जिला में जाने का सब हो गया, बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार के एक मंत्री ने उस वैक्सीन के गाड़ी को रोका, और क्या देखा गया, वो वहां लाठी भांज रहे थे। मंत्री हैं या क्या हैं? पहले कोरोना को लेकर खूब सियासत हुई और अब वैक्सीन पर राजनीति हो रही है। उम्मीद थी कि महामारी से सबको कुछ न कुछ सबक मिलेगा, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, लेकिन लगता है कि हिंदुस्तानी सियासत के आगे कोरोना जैसे वायरस की सबक देने वाली क्षमता क्षीण हो गई। वर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे देश को वैक्सीनेशन शुरू होने का इंतजार है। अलग अलग शहरों में मंगलवार से वैक्सीन की खेप पहुंचना शुरू हो गई थी। पहले दिन पुणे से देश के 13 शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन के 56 लाख डोज भेजे गए। दूसरे दिन कोविशील्ड के साथ साथ हैदराबाद के कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन पूरा मकसद यही है कि इन दोनों वैक्सीन से पहले चरण का टीकाकरण शुरू किया जाए। वैक्सीन का ऐसा स्वागत कि क्या कहना। कर्नाटक के बेलगावी में जब वैक्सीन पहुंची तो वैन को माला पहनाया गया, टीका लगाया गया, आरती उतारी गई, श्लोक पढ़े गए। फिर वैन से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स उतारे और बैंड बाजे के साथ वेलकम हुआ। ये जश्न तो बनता है। 10 महीने में कोरोना ने दुनिया का बैंड बजाया, अब कोरोना का बैंड बजाने वैक्सीन आ गई। दो दिन से वैक्सीन की सप्लाई पूरे देश में नॉन स्टॉप हो रही है। अलग अलग शहरों में पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जा रही है। वैक्सीन की सप्लाई के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चल रही है। अब तो स्वदेशी कोवैक्सीन की भी डिलीवरी शुरू हो गई है। कोविशील्ड के साथ ये दूसरी वैक्सीन है जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। हैदराबाद से कोवैक्सीन की पहली खेप दिल्ली भेजी गई। इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट पे मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जा रही है जो कोवैक्सीन यहाँ पर पहुंची है, वो यहाँ पर अभी निकली और आप देखिए इसे पूरी पुलिस सुरक्षा में लेकर के जाया जा रहा है। इसे सबसे पहले जो स्टोरेज बनाए गए हैं केंद्र सरकार के, वहां पहुंचाया जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अलग अलग सेंटर्स है वहां पर इनको भेजा जाएगा और उसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। हैदराबाद से एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए देश के 11 शहरों में कोवैक्सीन की पहली खेप भेजी गई। इनमें दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जयपुर, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल है। सरकार ने स्वदेशी कोवैक्सीन की 55 लाख डोज का ऑर्डर दिया है और कोविशील्ड की 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इन दोनों वैक्सीन से ही 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत हुई और इससे पहले वैक्सीन हर जगह पहुंचाने में पूरी ताकत झोंक दी गई। पहले दिन पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन के कंसाइनमेंट प्लेन से देश के 13 शहरों में पहुंचे। आज दूसरे दिन हरियाणा के लिए कोविशील्ड की 2,41,500 डोज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। श्रीनगर में 80,000 डोज की पहली खेप पहुंचाई गई। जम्मू में 67,500 डोज की पहली खेप पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वैक्सीन के 16 बॉक्स में 1,58,000 डोज पहुंची। रांची में 1,62,000 वैक्सीन की डोज की डिलीवरी हुई।
मध्य प्रदेश को 5,60,000 डोज की पहली खेप भोपाल पहुंची। छत्तीसगढ़ को 3,23,000 डोज की पहली खेप रायपुर पहुंची। मुंबई में भी कल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से आई वैक्सीन को बीएमसी के परेल के एफ साउथ वार्ड ऑफिस में रखा गया और यहां से वैक्सीन सेंटर्स को भेजी जाएगी। मुंबई में बुधवार को सुबह करीब 5:30 बजे कोविशील्ड वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट पहुंचा। बीएमसी को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की कुल 1,39,500 डोज मिली है। बीएमसी ने 1,30,000 हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में टीकाकरण के लिए रजिस्टर किया है। बीएमसी को 9,500 अतिरिक्त वाइल मिली है। वैक्सीन को परेल स्थित एफ साउथ वार्ड ऑफिस में रखा जा रहा है, जहां 3 ILR रेफ्रिजरेटर है। मुंबई महानगर पालिका को तकरीबन 1,40,000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने 1,30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। उनका ये टारगेट है कि 8 दिनों के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन इस परेल में ILR रेफ्रिजरेटर्स में जहां पर स्टोर की गई है उस इलाके से 8 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं, जहां पर 72 बूथ्स हैं, उन पर 16 जनवरी को ये वायल्स ले जाए जाएंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान बीएमसी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुंबई में वैक्सीनेट किया जा सके। कोरोना की वैक्सीन को 16 जनवरी को परेल से 8 वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचाया जाएगा। बीएमसी ने मुंबई में वैक्सीन लगाने के लिए 72 बूथ तैयार किए हैं, यानी एक समय में 72 लोगों को 8 जगहों पर वैक्सीन लगाई जा सकेगी। महाराष्ट्र को सीरम इंस्टीट्यूट की बनी 9,63,000 कोविशील्ड वैक्सीन डोज दी गई है। महाराष्ट्र को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी 20,000 डोज दी गई है। महाराष्ट्र ने पहले फेज के टीकाकरण के लिए करीब 8 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुल मिला के 9,63,000 डोज हमारे को उपलब्ध हुए सीरम इंस्टीट्यूट के, 20,000 उपलब्ध हुए भारत बायोटेक के, लेकिन हमें जो डोसेज चाहिए वो 17,50,000 चाहिए, जिसमें बफर स्टॉक 10% डैमेजेस का भी है। एक्चुअली हमने जो अपलोड किया है वो 8 लाख अप्रोक्सीमेटली नाम अपलोड किए हैं जो हेल्थ वर्कर्स है गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। हर एक को 2 डोज अगर देना है तो 8 to 16 लाख डोज लगेंगे और 10% बफर स्टॉक जो वेस्टेज के लिए लगने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि इसके बाद जल्द ही हमारे को नया डोज का जो स्टॉक है वो मिलेगा, ऐसी आशा हम जरूर रखेंगे। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 2,936 नए मामले सामने आए। कोरोना के मामले महाराष्ट्र में 20 लाख के पार जा चुके हैं, जबकि 50,151 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।